माई सेल्फ दीपक मंडल और स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी पे। तो आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया था। अब हम बढ़ने वाले 6.2 की तरफ, लेकिन 6.2 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम एक्सरसाइज 6.2 में क्या करने वाले हैं? हम एक्सरसाइज 6.2 में करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का डेली बेसिस पे यूज किधर है, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ पर होगा। मान के चलो एक बिल्डिंग बन रही है, या मेरे सामने एक बिल्डिंग है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, या आप यहाँ पर खड़े हो। आप यहाँ से इस बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, टेरेस देख रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर हो, या इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे किया जाए तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और क्या कर सकते हैं फाइंड। सपोज एक लाइट हाउस है, आप लाइट हाउस के टॉप पर हो, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ से देख रहे हो कि ये बोट जो आ रही है ये इस लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, ये वाली बोट कितनी दूरी पर है, या ये बोट कितनी दूरी पर है, या जो लाइट हाउस का जो हाइट है वो कितना है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और आपको जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, आप अलग मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इसका आंसर ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके भी निकाल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग वर्क्स में हो गया, डिजाइनिंग में हो गया, अलग अलग जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। आपको पता है जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, वहां पर आप कैलकुलस पढ़ोगे। कैलकुलस एक न्यू ब्रांच है जो सर आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिक्स में डेवलप किया था, फाइंड आउट किया था। वहां पर आप इंटीग्रेशन करो, डेरिवेटिव करो, लिमिट करो, अलग अलग लेसन्स में, अलग अलग चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी, इसके एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर यूजेस होने वाली है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कुछ टर्म है यहाँ पर कि लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये कुछ चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी एक लड़का लड़की, कोई भी एक जन वहां पर खड़ा है और वो ऊपर के साइड देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है दोस्तों? सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं सामने के साइड देख रहा हूं, तो मेरा लाइन ऑफ विजन सामने के साइड है, लेकिन मैं अपने से ऊंची चीजें देख रहा हूं, मैं बिल्डिंग देख रहा हूं, मैं ट्री देख रहा हूं, मैं मीनार देख रहा हूं, तो मेरा जो विजन होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा, मेरा विजन ऊपर के साइड होगा। तो अगर ये ऑब्जर्वर है और ये ऊपर के साइड देख रहा है तो इसका लाइन ऑफ विजन ऊपर के साइड है, और जब इसका लाइन ऑफ विजन ऊपर के साइड होगा तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और वहां से हमारा एंगल जो फॉर्म होगा ऊपर के साइड, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको बोलेंगे क्या दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से अगर ऑब्जर्वर उसी पॉइंट पर है ए, लेकिन वो अब ऊपर नहीं देख रहा, कभी कभी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि वो लाइट हाउस पर खड़ा है, वहां से वो नीचे देख रहा है, या बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग से वो अपने कार के पार्किंग देख रहा है, या रोड पे ट्रैफिक है उसको देख रहा है, वो नीचे के साइड देख रहा है, तो उसका लाइन ऑफ विजन दोस्तों किधर होगा? नीचे होगा। लेकिन जब लाइन ऑफ विजन नीचे होगा तो ये जो सरफेस है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे हम लोग, और वहां से जो एंगल फॉर्म होगा वो नीचे के साइड एंगल फॉर्म होगा, जिसे हम इंडिकेट करेंगे थीटा से, लेकिन उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसे हम बोलेंगे दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो बातें आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऊपर के साइड देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऊपर फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे देख रहे हैं तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा। तो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। तो दोस्तों अब हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आप लोग ध्यान दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपको आसान तरीके से समझा सकूं, आपके जो भी डाउट रहेंगे वो मैं क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखने के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेता हूं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर
from a church looking at its top, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. तो क्वेश्चन को रीड करके आपको उसे समझना है कि आपको गिवन क्या दिया है, और उसे पढ़ के आपको उसे एक कन्वर्ट करना है डायग्राम में, उसे कन्वर्ट करना है एक डायग्राम में। तो यहाँ पर जो भी डायग्राम बनेगा, आप ऊपर देखो या नीचे देखो, यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। मान के चलो यहाँ पर पर्सन खड़ा है, यहाँ पर पर्सन खड़ा है, पर्सन यहां से ऊपर देख रहा है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। मान के चलो दोस्तों ये चर्च है, ये आपका क्या है, ये आपका चर्च है। यहां से 80 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। मान के चलो चर्च का नाम है ए बी, और वो जिस पोजीशन पे खड़ा है वो है पॉइंट सी, वो है पॉइंट सी। A person is standing at a distance of 80 meter from church looking at its top. ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो पर्सन है, वो चर्च के टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है? चर्च के टॉप को, मतलब पॉइंट ए को देख रहा है। तो हमें पता है कि जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, और जब नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है दोस्तों, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, कितना दिया है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों? हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द चर्च। हाइट ऑफ द चर्च, चर्च क्या दोस्तों? ए बी, उसे मैं एच कंसिडर करता हूं, उसे मैं क्या कंसिडर करता हूं दोस्तों? एच। तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे गिवन लिख देंगे कि लेट ए बी इज चर्च एंड हाइट ऑफ चर्च इज h मीटर। हाइट ऑफ चर्च इज h मीटर हमने कंसीडर कर लिया है। और हमें दोस्तों क्या गिवन दिया है? हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। हमें क्या गिवन दिया है दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मैं थीटा से कंसीडर करता हूं। हमें थीटा की वैल्यू दी है, कितनी दी दोस्तों? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब हमें थीटा दिया है, हमें h निकालना है, और हमें 80 मीटर डिस्टेंस दिया है चर्च से। उस पर्सन का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन लगाओगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो दोस्तों मुझे बताओ, आपको एंगल के हिसाब से आपके पास अपोजिट साइड आपको निकालना है और एडजेसेंट साइड आपको दिया है। अपोजिट साइड आपको निकालना है और एडजेसेंट साइड आपको दिया है। तो अपोजिट और एडजेसेंट एक किसका रेशो है? अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें पता है साइन थीटा दोस्तों क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हम लोग शॉर्ट में अपोजिट को ओ लिखते हैं, एडजेसेंट को ए लिखते हैं, और हाइपोटेनियस को एच लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साइन, कॉस, टेन हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें थीटा दिया है उसके हिसाब से हमें अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है और एडजेसेंट साइड दिया है। तो अपोजिट और एडजेसेंट एक किसका रेशो है? ये है टेन का। किसका रेशो है दोस्तों? टेन थीटा। तो सिंस हमें टेन थीटा का रेशो पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड दोस्तों ए बी है और एडजेसेंट साइड है बी सी। और टेन थीटा की वैल्यू है दोस्तों 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। और दोस्तों टेन 45 कितना होता है? टेन 45 होता है 1। टेन 45 दोस्तों कितना होता है? 1। तो ए बी अपॉन 80 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और 80 इंटू 1 कितना होगा दोस्तों? 80 इक्वल टू ए बी। तो यहां पर हमें दोस्तों हाइट ऑफ चर्च मिल गया। हम इसे वर्ड में लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रॉम द top of a lighthouse, an observer looking at a ship make an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर उसके टॉप पर है, ऑब्जर्वर उसके टॉप पर है और वहां से एक जहाज को देख रहा है, वहां से एक जहाज को देख रहा है। तो जहाज जब वो लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है और जहाज नीचे होगा समुद्र में, तो जब वो लाइट हाउस से समुद्र की तरफ देख रहा है तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, नीचे की तरफ एंगल बनेगा। और वो आपको दोस्तों दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री। और आपको लाइट हाउस का हाइट दिया है कि जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई आपको दी है कि उसकी ऊंचाई 90 मीटर है, 90 मीटर है। आपको फाइंड करना है कि वो जहाज उस लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, वो कितने डिस्टेंस पर है, वो हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है। फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। और शायद से इसका आंसर √3 के फॉर्म में आ रहा रहेगा। तो हमें √3 का वैल्यू दिया है कि अगर √3 आया तो उसके जगह पर आप 1.73 पुट करके उसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों लाइट हाउस, हम एक लाइट हाउस ले लेते हैं। सपोज ये लाइट हाउस है, यहां पर कहीं पे जहाज है, शिप है, ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देख रहा है। तो दोस्तों उसका एंगल इधर नहीं बनेगा, ध्यान देना है। आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, रेफरेंस लाइन बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है और वहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है। तो आपको ए एंगल दिया है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। और वो जहाज को देख रहा है और जहाज से आपको लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूरी फाइंड आउट करनी है। मैं सबको नाम दे देता हूं दोस्तों, ए बी सी डी, हम सबका नाम दे देते हैं ABCD। ए लाइट हाउस है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस को क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर। लाइट हाउस का हमें हाइट दिया है 90 मीटर, हमें BC फाइंड करना है। तो लेट BC इज x, हम BC को x कंसीडर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, हमें जो गिवन दिया है वो हम लोग यहाँ पे वर्ड में लिख देते हैं। लेट AB इज लाइट हाउस, AB इज लाइट हाउस एंड distance of ship from light house is x मीटर। हमने कंसीडर किया कि जो जहाज है वो लाइट हाउस से x मीटर की दूरी पर है। और दोस्तों हमें क्या दिया है? हमें दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें क्या दिया है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन है DAC, एंगल DAC ये हमें दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है तो हमें या तो ए एंगल मालूम रहना चाहिए या तो ए एंगल मालूम रहना चाहिए। हम दोस्तों ए भी एंगल निकाल सकते हैं, ए 60 है, ए टोटल 90 होने वाला है तो ये 30 होगा। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि DAC एंड ACB आर अल्टरनेट एंगल, आर द अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, ये भी आपका जो इमेजिनरी लाइन है स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को पैरेलल होंगे। और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो ए एंगल और ए एंगल ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगे। तो अगर ए 60 डिग्री है तो दोस्तों ये भी कितना होगा? आपका 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल DAC एंड एंगल ACB आर अल्टरनेट एंगल्स, वो दोनों आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं, इसके लिए अल्टरनेट एंगल्स है। तो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ACB दोस्तों कितना है? 60 डिग्री है। मतलब आपको जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है? 60 डिग्री। अब आपको इस एंगल के हिसाब से आपको अपोजिट साइड दिया है दोस्तों, क्या दिया है? अपोजिट। और आपको निकालना क्या है? एडजेसेंट। तो हमें पता है कि अपोजिट और एडजेसेंट किसका रेशो होता है? 10 का। तो सिंस हमें पता है
tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan वैल्यू ऑफ थीटा दोस्तों कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अपोजिट आपका है 90 और एडजेसेंट BC है x। तो दोस्तों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है दोस्तों? √3। तो √3 इक्वल टू 90 डिवाइड बाई x डिवाइड कर रहा है, √3 को आके मल्टीप्लाई करेगा, √3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू 90 अपॉन √3। तो दोस्तों यहाँ पर 90 अपॉन √3 है। अगर मैं √3 की वैल्यू अभी पुट कर देता हूँ 1.73, तो 90 को 1.73 से डिवाइड करना आपको हार्ड पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले इसका रेशनलाइज करेंगे। आप लोग ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था कि रेशनलाइज दोस्तों कैसे करते हैं। 90 अपॉन √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और दोस्तों डिवाइड भी करेंगे √3 से। तो दोस्तों क्या आएगा? x इक्वल टू 90 इंटू √3 इज 90 √3 एंड डिवाइड बाई √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 दोस्तों आएगा 3 के टेबल में 90 आता है 30। तो x इक्वल टू 30 इंटू √3। नाउ 30 इंटू 1.73, हमें √3 का वैल्यू दिया दोस्तों, कितना दिया है 1.73। अब हम 30 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, और दोस्तों 0 था तो यहाँ पे एक 0 लगा दो आप, और टोटल 2 नंबर छोड़ के दोस्तों पॉइंट है तो 2 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 51.9 मीटर, क्योंकि आपको यूनिट दोस्तों किस में दिया है? मीटर में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो जहाज है और लाइट हाउस से 51.9 51.9 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। 12 मीटर का रोड है दोस्तों, उनकी चौड़ाई 12 मीटर है। एक बिल्डिंग इधर है, दूसरा बिल्डिंग इधर है, एक दूसरे के सामने है। टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि जो एक बिल्डिंग है इसके टॉप से, ये बिल्डिंग का हाइट दोस्तों 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। वो कोई पर्सन है जो इसके टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब वो ऊपर की साइड देख रहा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो नीचे की साइड देखता, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब ऊपर के साइड देख रहा है, और ऊपर के साइड देख रहा है इसका मतलब जो दूसरा बिल्डिंग होगा दोस्तों उसके हाइट ज्यादा होगी। उसकी हाइट क्या होगी दोस्तों? ज्यादा। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। अब हमें पता है कि वो ज्यादा होगा, वो 10 से तो ज्यादा होने वाला है, लेकिन वो कितना ज्यादा होगा वो हमें पता है क्या दोस्तों? नहीं। तो हमें यहाँ पर हाइट निकालना है सेकंड बिल्डिंग का। तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायग्राम में दोस्तों। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डायग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बिल्डिंग है 10 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग को देख रहा है, उसकी हाइट ज्यादा होगी। अब कितना ज्यादा होगा दोस्तों वो अभी नहीं पता मुझे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और दोनों बिल्डिंग के बीच का जो दोस्तों डिस्टेंस है विद है वो हमें दिया है, कितना दिया है? 12 मीटर। और पहले बिल्डिंग के टॉप से हम दूसरे बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टू बी 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए यहाँ पर पहले एक लाइन बनाना पड़ेगा, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। हम उसके ऊपर फिर लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है। ये 12 मीटर है, ये 10 मीटर है। हम नेमिंग कर देते हैं सबका, ए बी
सी डी ई, ए 90 होगा क्योंकि जो बिल्डिंग है वो परपेंडिकुलर होता है बेस को। दोस्तों बिल्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेस को। ए डी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी सी भी प्लेन सरफेस है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए बी सी डी दोस्तों क्या होगा, रेक्टेंगल। और अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल होगा तो ए 10 मीटर है तो ए भी 10 मीटर होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और अगर ए 12 मीटर है तो दोस्तों ए भी 12 मीटर होना चाहिए। अपोजिट साइड आर इक्वल ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। और हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग दोस्तों क्या होगा, ईसी, क्या होगा, ईसी। लेकिन ईसी में हमें सी डी तो पता है, ए 10 है तो दोस्तों ए 10 होने वाला है, इसे हम कंसीडर कर लेंगे एक्स। क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स। तो ये जो हमारा ईसी होगा ये होगा 10 प्लस एक्स, क्या होगा दोस्तों, 10 प्लस एक्स मीटर, 10 प्लस एक्स मीटर। अब हम एक एक करके पहले यहां पर जो हमने डायग्राम बनाया है उसको वर्ड में लिख लेंगे। तो लेट ए बी इज फर्स्ट बिल्डिंग, and EC is second बिल्डिंग, EC आपका सेकेंड बिल्डिंग है। BC इज विड्थ ऑफ रोड, दोनों रोड के बीच का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो आपको दिया दोस्तों 12 मीटर, कितना है वो, 12 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। मीन्स आपको थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 60 डिग्री। इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए बी एंड DC आर परपेंडिकुलर टू द बेस। ए बी एंड DC दोनों बेस को क्या होंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर। एंड AD पैरेलल टू BC and AD parallel to BC. Therefore, we can say quadrilateral ABCD is a rectangle. ABCD क्या होगा दोस्तों, रेक्टेंगल होगा। अगर ABCD आपका रेक्टेंगल है, अगर ABCD आपका रेक्टेंगल है तो आप बोल सकते हो कि जो AB और DC के इक्वल होगा, AB इक्वल टू DC इक्वल टू, AB 10 है तो DC भी आपका 10 होगा, 10 मीटर। एंड BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, और A 12 है तो वो भी आपका 12 मीटर ही होगा। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया है। अब आपको यहाँ पर AD दिया है 12 मीटर, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, आपको एडजेसेंट दिया है और आपको x निकालना है पहले, क्योंकि अगर आप x निकालोगे तो आप 10 में x प्लस करके आप सेकेंड बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हो। तो यहां पर आपको एडजेसेंट साइड दिया है, मुझे अपोजिट साइड निकालना है। और हमें पता है कि अपोजिट और एडजेसेंट दोस्तों एक किसका रेशो होता है, ये होता है tan का रेशो। तो इन ट्राइंगल ADE इन ट्राइंगल ADE tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो दोस्तों थीटा हमें कितना दिया है, थीटा दिया है हमें 60 डिग्री, कितना दिया दोस्तों, 60 डिग्री। अपोजिट दिया है हमें x, अपोजिट दिया है हमें x, और एडजेसेंट दिया है हमें 12, एडजेसेंट दिया है हमें 12। तो दोस्तों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, tan 60 की वैल्यू होती है √3 x अपॉन 12। अब 12 यहां पे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 12√3 मीटर इक्वल टू x। तो आपको x का डिस्टेंस मिल गया 12√3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज
10 प्लस x मीन्स 10 प्लस 12√3 मीटर। तो सेकंड बिल्डिंग का हाइट दोस्तों क्या है आपका 10 प्लस 12√3। इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूं दोस्तों। हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग आ गया हमारा 10 प्लस 12√3 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं √3 का वैल्यू नहीं दिया है, इसके लिए हम इसे 10 प्लस 12√3 पे ही स्टॉप करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened at their top in 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. तो दोस्तों यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। यहाँ पर आपको डिस्टेंस से हाइट निकालना है क्या दोस्तों? नहीं, यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है। और कंडीशन दिया है कि दो पोल है, टू पोल्स, जैसे दो बिल्डिंग था उसी दो पोल है, एक का हाइट कम है एक का हाइट ज्यादा है, और आपको दोनों पोल को ऊपर वायर से इरेक्ट किया है। तो जो वायर बांधा गया है उससे जो वर्टिकल लाइन रहेगा, सीधा लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो जो वायर आपको बांधा गया है वो कितने एंगल पर बांधा गया है, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों ये एक पोल है, टू पोल्स ऑफ द हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। एक पोल है दोस्तों 18 मीटर, दूसरा पोल है 7 मीटर, मतलब दूसरे की हाइट कम है यहाँ पर। और वायर को ऐसे दोस्तों बांधा गया है। ये आपका सरफेस है। यहाँ पर एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ आपको दोस्तों देखो हाइट कितना दिया है। हाइट के पहले मैं इसको नाम दे देता हूं दोस्तों, ए बी सी डी ई, हमने इसका नाम दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दो पोल का हाइट दिया है। इस पोल का दोस्तों हाइट दिया है हमें 18 मीटर। कितना दिया दोस्तों? 18 मीटर। और दूसरे पोल का जो हाइट है वो दोस्तों हमें दिया है 7 मीटर। कितना दिया है दोस्तों? 7 मीटर। और हमें लेंथ ऑफ वायर दिया है। दोस्तों जो वायर बांधा गया है इसका लेंथ है 22 मीटर। इसका लेंथ है 22 मीटर। और हमें दोस्तों एंगल निकालना है। हमें दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। तो अगर हमें ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस ये वाला एंगल, तो दोस्तों अगर ये थीटा है तो दोस्तों ये भी थीटा होगा, ये भी दोस्तों क्या होगा? थीटा। बोथ आर अल्टरनेट एंगल, बोथ आर अल्टरनेट एंगल। नाउ BC एंड ED बोथ आर परपेंडिकुलर। हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, टू बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में, कि दोनों बिल्डिंग सीधी खड़ी है तो बेस को परपेंडिकुलर होती है। उसी तरीके से यहाँ पर ये दो पोल है, दोनों बेस को परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसका मतलब ये रेक्टेंगल होगा और अपोजिट साइड दोस्तों क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ए 7 है तो BC भी दोस्तों आपका क्या आना चाहिए? 7। और अगर दोस्तों BC 7 है तो आपका ए भी कितना आएगा? 18 माइनस 7, इट मीन्स 11 मीटर। तो दोस्तों ये 11 है, ये 22 है। आपको अपोजिट साइड दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है दोस्तों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे जो रेशो है वो आप 10 का नहीं ले सकते। 10 का रेशो दोस्तों क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन आपको दिया है अपोजिट और हाइपोटेनियस, तो अपोजिट और हाइपोटेनियस दोस्तों किसका रेशो है? साइन का रेशो है दोस्तों। किसका? साइन का। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन दिया है उसको वर्ड में लिखते हैं। लेट AC एंड ED are two poles. AC and ED are two poles. And AE is length of wire.
लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ वायर, एंड BC अदरवाइज AC, दोनों जो पोल है AC एंड ED बोथ आर परपेंडिकुलर टू बेस, दोनों दोस्तों क्या होगा, बेस को परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर वी कैन से क्वाड्रिलेटरल BCDE इज अ रेक्टेंगल, ये दोस्तों क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो BCDE आपका रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि BC और ED इक्वल होगा, BC इक्वल टू ED, और हमें ED दिया है 7 है, इसका मतलब BC भी आपका 7 होगा। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से हमें दोस्तों क्या निकालना था, AB, हमने 11 लिखा है वहां पर, लेकिन वो 11 आया कैसे, तो दोस्तों 11 आया AB, अगर हमें AB निकालना है तो पूरे हाइट में से, जो पूरा हाइट है सेकंड पोल का क्या है दोस्तों, AC में से जब मैं माइनस करूंगा BC, मतलब जब 18 में से मैं माइनस करूंगा 7, तब दोस्तों मुझे AB का डिस्टेंस मिलेगा। तो दोस्तों AB कितना आया, 11 मीटर, AB कितना है दोस्तों, 11 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ABE, since sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, हमें दोस्तों थीटा निकालना है, तो sin थीटा इक्वल टू अपोजिट कितना है दोस्तों, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AE। तो sin थीटा इक्वल टू 11/22, इट मीन्स sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों साइन में 1/2, अगर मैं थीटा को इधर ही रखूं और साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स मतलब साइन टू द पावर -1, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और साइन में दोस्तों 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। हमें बस थीटा का वैल्यू निकालना था, जो कि हमने निकाला। जरूरी नहीं कि हर बार हम 10 का ही रेशो लगाएंगे, डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या दिया है, हमें किसका रेशो गिवन दिया है। हमें अगर अपोजिट और एडजेसेंट दिया है तो हम लोग 10 लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपोजिट और हाइपोटेनियस दिया है तो हम साइन लगाएंगे, हमें एडजेसेंट और हाइपोटेनियस दिया है तो हम लोग कॉस लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि एक ट्री है और स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है, तूफान के वजह से ट्री कहीं से तो टूट गया है, बीच में से या थोड़ा हाइट थोड़ा ऊपर हाइट से वो टूट गया है, और टूटने के बाद उसका जो टॉप का पोजीशन है वो बेस जमीन पर आ गया है। और जब वो जमीन पर आ रहा है तो दोस्तों एंगल कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, वो ट्री का ओरिजिनल हाइट, मतलब टूटने के पहले जो उसका ओरिजिनल हाइट था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन को रीड करके उस डायग्राम बनाएंगे। तो मान के चलो दोस्तों एक ट्री है, ये हमारा बेस है, सरफेस है, ट्री यहां से टूट गया है, अब टूट के दोस्तों जो ऊपर वाला जो पार्ट है वही पार्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है, वही पार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, नीचे। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस ए होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपका ये होगा। मान के चलो ए बी आपका ट्री है और वो पॉइंट सी से दोस्तों ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो ये वाला जो BC का जो डिस्टेंस वही इक्वल होगा
इसके, लेकिन इसको मैंने बी नाम दिया तो मैं इसे बी नाम नहीं दूंगा, मैं इसे एम नाम दे देता हूं दोस्तों। क्या नाम दे देता हूं? एम। इसका मतलब जो बीसी होगा वही सीएम होगा, जो बीसी होगा वही सीएम होगा। और दोस्तों ये परपेंडिकुलर होगा। और जब दोस्तों ये टूट के ऐसा नीचे जा रहा है तो यहां पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है दोस्तों, वो एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। कितना फॉर्म हो रहा है दोस्तों? 60 डिग्री। A storm broke a tree and the tree top rested 20 मीटर from the base of the making angle। जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है वहां से ट्री का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। कितना है दोस्तों? 20 मीटर। तो हमें एम दिया है 20 मीटर। तो दोस्तों हम यहां पे लिख लेते हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री, ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री and BC equal to CM, BC equal to CM and थीटा equal to 60 डिग्री। थीटा कितना दिया है दोस्तों? 60 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ए बी। हमें दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ ट्री। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो जो ए बी होगा, ए बी वो सम होगा AC प्लस BC का। किसका होगा दोस्तों? सम AC प्लस BC का। तो हमें दोस्तों थीटा के हिसाब से हमें एडजेसेंट साइड दिया है 20, हमें क्या दिया है? एडजेसेंट। हमें अपोजिट भी निकालना पड़ेगा और हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। तो एक बार दोस्तों हम लोग रेशियो लेंगे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का, और एक बार रेशियो लेंगे हम लोग हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट का। हमें यहाँ पे 20 मीटर दिया है डिस्टेंस, तो इस 20 मीटर का यूज करके हम लोग अपोजिट साइड निकालेंगे और हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो अपोजिट और एडजेसेंट किसका रेशियो होता है दोस्तों? tan का। और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों किसका रेशियो होता है? cos का। तो हम एक बार tan का फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार cos का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंस tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देन tan थीटा की वैल्यू कितनी दोस्तों? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दोस्तों? 60 डिग्री। एंड अपोजिट हमें दिया है दोस्तों? नहीं, अपोजिट है आपका CA या AC अपॉन एडजेसेंट है हमारा 20। कितना है दोस्तों? 20। नाउ tan 60 वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, देन CA अपॉन 20 इक्वल टू √3। 20 डिवाइड कर रहा है दोस्तों, यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 20 √3 इक्वल टू CA। तो यहाँ पे दोस्तों आपको CA मिल गया 20 √3। लेकिन अभी हमारा काम पूरा हुआ है क्या दोस्तों? नहीं, हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है, हमें AB निकालना है। इसका मतलब मुझे BC चाहिए, और BC में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मैं CM निकालूंगा। CM और BC दोस्तों क्या होगा? इक्वल, क्योंकि जो हमारा ट्री है वो यहां से टूट के गिरा है, जो हाइट इसका होगा वही हाइट इसका होगा। तो दोस्तों अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस का। सिंस हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 60, एडजेसेंट है दोस्तों 20 अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों है CM। कितना है दोस्तों? CM। कॉस 60 कितना होता है दोस्तों? कॉस 60 होता है 1/2। कितना होता है दोस्तों? 1/2 इक्वल टू 20 अपॉन CM। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू CM इज CM, 20 इंटू 2 दोस्तों 40। कितना होता है? 40 मीटर। नाउ हमें CM मिल गया, हमें CA मिल गया, हमें CM मिल गया, हमें CA मिल गया। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री दोस्तों क्या है? AB। तो AB दोस्तों किसके इक्वल आएगा? BC और CA, BC प्लस CA। तो दोस्तों आपका CM 40 था, इसके लिए आपका BC भी आपका 40 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। नाउ BC है दोस्तों आपका 40 मीटर एंड CA है दोस्तों आपका 20/3। तो दोस्तों इसको हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक में एक रूट का टर्म है और एक विदाउट रूट का टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, इसके लिए हम उनका ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इतने पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों ले सकते हो।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, assuming that the string is straight, find the length of the string। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राउंड है, ग्राउंड में एक स्टोन है, वहां से एक पतंग का जो धागा है उसको बांधा गया है, पतंग आसमान में उड़ रहा है। वो पतंग का जो ग्राउंड से जो हाइट होगा वो आपको दिया है, और उस धागे का, उस स्ट्रिंग का लंबाई आपको निकालना है। और ऐसा एज्यूम करना है कि जो पतंग का जो धागा है वो स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि पूरा स्ट्रेट होगा तभी दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। हमें पता है रियल में धागा कभी स्ट्रेट होता है क्या? नहीं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो जो धागा टिल्ट करता है वो ऐसा होता है, कर्व के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि जो धागा है वो पूरा स्ट्रेट है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मान के चलो दोस्तों, ये धागा है, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पर पतंग है, और पतंग का जो ग्राउंड है, ग्राउंड से जो हाइट है ये दिस वन ये है। अभी हम इसको नाम दे देते हैं, पहले हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। दोस्तों ए सी आपका स्ट्रिंग है, सी पर आपका काइट है, पतंग है, सी से लेके बी तक जो आपका हाइट है वो हाइट आपको दिया है, वो हाइट आपको दिया है 60 मीटर। कितना दिया है दोस्तों? 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड द ग्राउंड, इट मेक्स एंगल 60 डिग्री। और यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, आपको अज्यूम करना है कि जो धागा है वो स्ट्रेट है। और आपको यहां पर दोस्तों √3 का वैल्यू भी दिया है। मतलब अगर आपका आंसर रूट में आ रहा है, √3 में आ रहा है, तो आप √3 की जगह पर 1.73 पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम इसे वर्ड में लिख लेते हैं, लेट AC is the length of string and BC is height of kite from the ground. In triangle ABC, तो दोस्तों यहाँ पर ट्राइंगल ABC फॉर्म हो रहा है, और हमें थीटा दिया है। हमें थीटा की वैल्यू दोस्तों कितना दी है? थीटा की वैल्यू दी है हमें 60 डिग्री। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है दोस्तों। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है और हमें दिया क्या है दोस्तों? अपोजिट। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस किसका रेशो होता है? tan का होता है क्या? नहीं, tan का नहीं होता। किसका रेशो होता है दोस्तों? sin का। तो सिंस sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर हमें दोस्तों थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, अपोजिट है आपका BC और हाइपोटेनियस है आपका AC। तो tan 60 की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, sin 60 की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है दोस्तों? √3/2। BC हमें दिया है 60 और AC हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो AC आपका एज इट इज लिखना है आपको। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इंटू √3, AC इंटू √3 इक्वल टू 60 इंटू 2, 60 इंटू 2। नाउ AC इक्वल टू 60 इंटू 2 दोस्तों कितना होता है? 120, और √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। उसे हम √3 यहाँ पर 120 को क्या कर रहा है दोस्तों? डिवाइड। अब मैं क्या यहाँ पर √3 की जगह पर 1.73 पुट कर सकता हूँ? तो दोस्तों हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 120 को 1.73 से डिवाइड करने पे आपको प्रॉब्लम्स आएगा, आपको हार्ड पड़ेगा क्वेश्चन। हमें हमेशा डिवाइड से ज्यादा सिंपल क्या पड़ता है दोस्तों? मल्टीप्लाई। इसीलिए हम इसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो AC इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3, मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और डिवाइड करेंगे √3 से। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका AC इक्वल टू 120 इंटू √3, और √3 इंटू √3 दोस्तों होता है 3, और 3 के टेबल में 120 आता है। कितने बार में आता है? 40।
तो दोस्तों AC इक्वल टू आपका हो गया 40√3। अब हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 40 इंटू 1.73। तो दोस्तों देखो मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे एक जीरो लगा देंगे और फिर 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 इंटू 7, 4 7 जा 28 और 1 कैरी लेंगे तो दोस्तों 29 आएगा, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, एक जीरो आगे लगाएंगे और 2 नंबर छोड़ के दोस्तों डेसिमल है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो आपका AC आएगा 69.20 मीटर। तो दोस्तों जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो हमें मिल गया है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोस्तों कितना आएगा 69.20 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट चालू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।